वेलकम स्टूडेंट। आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो आज की जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे, एक तो पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन। ठीक है, जो पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस थे उनको मैं इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि बहुत छोटे चीजों का आपको जो वैल्यू निकालने के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। यही कारण है कि हम डिफरेंशियल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेटेड में। तो वहां से वैल्यू हमें आसानी से मिल जाती है। अदरवाइज हमें उसमें स्लोप निकालना पड़ेगा, टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जरूरत पड़ जाती है हमारे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की। और दूसरा अगर हमारे पास इसके बाद में सब हाफ लाइफ इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में ठीक है, पहले इंटीग्रेटेड रेट का एक्सप्रेशन करेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करने से पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हर एक का करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, कुछ बेसिक्स बातें हम आगे करेंगे। बेसिक जो हम पहले से पढ़ रहे थे, बेसिक नॉलेज में स्पेशली जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा ग्राफ में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमें ग्राफ को जानना बहुत जरूरी है। जब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन करूंगा, तो यहाँ पे पहले मैं आपको सारे के सारे ग्राफ, जो बेसिक ग्राफ है, जो मैथ्स में आप हमने पहले भी पढ़े हैं, अभी भी आप पढ़ोगे, और थोड़ा एक आध जो फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैथमेटिकली फॉर्मूले, वो आप पढ़ लोगे, अभी अपने मैथ में आ जाएगा वो, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं बेसिक नॉलेज की, तो मैं यहाँ पर जो पहला पॉइंट ले रहा हूँ ना, वो ले रहा हूँ ग्राफ। ग्राफ अगर मैं बोलता हूँ, जितने भी छोटे मोटे 5 और 6 ग्राफ्स हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से होते हैं। देखो, अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो चलो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, छोटे छोटे बना रहा हूं। ये हो गया आपका एक्स का, ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, वाई की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह टाइम रखो। जो एक जो मैंने स्टार्टिंग में कल आपको करवाया था कंसंट्रेशन वाला, वो वाला भी इसमें से करके बता दूंगा मैं, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के। ठीक है, तो पहले बेसिक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं वाई और एक्स की बात करूं, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, या आप बोलो जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे x बढ़ेगा। अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन आती है कि जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, दोनों इक्वल के साइन के आपस में एक दूसरे के बराबर में है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है, तो इस तरीके की जो ग्राफ को लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सेकंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर मैं यही भी कहते हैं इसी को बनाते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, मतलब कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप एक चीज बढ़ाने पे लगे हुए हैं, दूसरी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है, नो रिलेशन, क्या कर दूंगा इस तरीके से उसके पैरेलल। किस केस में, जब क्या होगा, नो डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस, यानी नो रिलेशन। ठीक है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कांस्टेंट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, ये ग्राफ है आपका कांस्टेंट, मतलब एक आप इसको बढ़ाने पे लगे, वाई ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कोई रिलेशन नहीं, इस तरीके के ग्राफ नहीं। ये सारे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी अभी रेट एक्सप्रेशन में, इसलिए बेसिक चीजें हम इसे पहले समझ लेते हैं। थर्ड में बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे वाला तो ऐसे बनाओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मतलब कि अगर ये बढ़ रहा है, या चलो इसको देखते हैं, मैं जैसे जैसे बढ़ाता रहूं, आपने इसको 5 रखा तो y को 1/5, आपने इसे 10 रखा तो y को 1/5। देखो, आप x बढ़ा रहे हो और वही y जो है उसका उतना गुना और ज्यादा कम हो जा रहा है। आपने 2 बढ़ाया तो 2 बढ़ाया तो देखो कितना हो गया, यहाँ पर 2 रखो तो 1/2 मतलब हाफ, वो आधा हो जा रहा है, तो 1.5 गुना अंतर पड़ रहा है। तो इस तरीके के ग्राफ कुछ इस तरीके के आपके बनते हैं। तो जहां पर पास ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करूंगा, आप समझ जाना इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, जो फोर्थ टाइप का जो ग्राफ में देखने को मिलता है, अब जरा पैराबोला बना लेते हैं। ये आपका 10th में भी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, और 11th क्लास में तो फिर बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, y स्क्वायर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो जो छोटा वाला रहता है, जो x है, जो मेरा उधर की तरफ क्या होगा, ग्राफ ओपन हो जाएगा। ध्यान दे लो, यहाँ पर पावर किसकी कम है, x की, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। देखो, जो पैराबोला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो नीचे से ले लेते हैं ऐसे करके, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11th क्लास में आपका ये हो गया आपका पैराबोला। और जो आपका जो फिफ्थ टाइप है, मैं यहाँ पर छोटा सा बना दूंगा, दिख रहा है आपको,
तो अगर मैं बोलूं x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो यहाँ पर पावर किसकी तरफ y की, तो ये हल्का से किसकी तरफ कौन जाएगा, y। देखो तो दिख रहा है ना थोड़ा सा आपको, ठीक है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्या क्या रह गया हमारे पास, टेंजेंट स्लोप की मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बिल्कुल ये वाला पोर्शन भी यूज कर देता हूँ, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो एक हो जाता है आपके पास, हाँ, लीनियर इक्वेशन जो यहाँ पे होती है वो इक्वेशन की होती है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। जो यहाँ पर जो ym है इसको हम बोलते हैं स्लोप। क्लियर? कोई भी किसी भी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लेकर के आने की कोशिश करूंगा। तो मैथ में भी आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू mx प्लस c, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया, y का कोऑर्डिनेट हो गया, स्लोप हो गया, और जो c है ये क्या होगा आपका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट स्लोप क्या होता है, स्टीपनेस, किसी चीज का जो टिल्ट, कितना टिल्ट हो रहा है वो अपनी लाइन से, कितना टिल्ट जा रहा है y की, अगर मैं x को देख के बोलूं तो y से कितना टिल्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्लोप, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। एक इक्वेशंस मैं बना करके दिखा देता हूं सबको, अगर ये वाला मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, मतलब पहले आपने बढ़ाने की कोशिश करी टाइम को, ये x और y को लो, आप इस चीज को बढ़ाते जा रहे हो, ये एकदम से फिर यहां पर, इसको तो बाद में हम बोलते हैं उसको थ्रेशोल्ड में कितनी एनर्जी में यहां पर से जा रहा है, तो जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको मैं बोलता हूं इंटरसेप्ट, ठीक है। और जो यहाँ पर जो मैं किसी दो पॉइंट को मान रखे, जो ये मैं ये वाला जो बोला ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, जब पूरी जो इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है क्लास। तो ये आपका इस तरीके से आ गया, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं आपके, क्या आगे जरूरत पड़ेगी। अपने टॉपिक से पहले कोशिश ये करूंगा मैं कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है, उनको हम पहले सीखें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, फिर बाद में ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये मैं उसी टाइम पे आपको बता दूंगा, तो मैंने पूरा ग्राफिकली आपको बता दिया है, ठीक है। और एक ग्राफ और है आपके पास, तो कंसंट्रेशन वाला, जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी आया हो, चलो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ कंसंट्रेशन, यहाँ पे से दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं हो जाता, वरना फिर दोबारा से बना दूंगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन आर के ले लेते हैं, एक ग्राफ को जिस तरीके से रिएक्टेंट का, क्योंकि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। तो जो ये वाला जो पोर्शन है, इसको देखो मैं क्या देख रहा हूँ, आर, मतलब इनिशियल में जो रिएक्टेंट रहा वो पूरा रहा वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ठीक है। तो जो ये आर नॉट जो मैंने आपको दिखाया है, यही आपका क्या है, इंटरसेप्ट। इसी को मैं क्या बोलूंगा, इंटरसेप्ट। देखो इस तरीके से देखो, तो यहाँ पर कितने में से स्टार्ट होगी रिएक्शन से, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगी, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंटरसेप्ट, ठीक है। और जो आपको जो ये जा रहा है ना, इसको मैं बोल देता हूँ स्लोप। तो ये पहला वाला है, रिएक्टेंट को देख करके, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के जो बीच में जो ग्राफ बनाया मैंने इस तरीके से बनाया। तो आई होप आपके ये जो बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ का जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़े, बाकी छोटे मोटे रूल अगर मैं सोच रहा था पहले उन्हें भी आपको यहाँ पे बता दूं कि log x माइनस log y का हो जाता है log x अपॉन y, जैसे ये वाले हो गए। अच्छा काम करता हूँ, जहां जहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पे ब्रैकेट में मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है क्लास। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये आ गया, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस बोलो या फिर इक्वेशंस बोलो, एक ही बात है, इक्वेशंस लिख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा या इक्वेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने कैसे लिखा था, अगर मैं रेट लिखता हूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, ये करा था हमने, ठीक है। उसके बाद एक जनरल इक्वेशन बनाओ, रेट इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट है, r की पावर क्या हो गई, n हो गया। ये कहां से शुरू करा क्लास में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बता रखा है, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो ये तो मैंने कहा था सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं n की बात करूं तो n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जीरो हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, क्लियर है, सेकंड, थर्ड। तो ये हो गया आपका रेट। अब मैं इसको लेकर के रेट को हम कैसे लिखते हैं, अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे, किस तरीके से लिखूंगा मैं रेट, देखो मैंने जो रेट लिखा था वो क्या लिखा था अपना, डी आर ओवर डी टी, स्मॉल डी रिप्रेजेंट फॉर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और डेल्टा आ जाता है आपका किसमें, थोड़ा सा एवरेज में। तो मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो ये जो रिएक्शंस है ना, जो अभी तक मैं चल रहा हूं, ये चल रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशंस,
एक बात और, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको इतनी छोटी वैल्यू एक पॉइंट पे मिलना क्या बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो फिर मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, स्लोप बनाऊं, इंटरसेप्ट करूं, स्लोप में टेंजेंट के थ्रू वो निकालूं, उसके बाद ये आया। तो इसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मैं यूज कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन पार्ट, इंटीग्रेट। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो 1 बाय 1 हम इंटीग्रेट करते रहेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात अभी तक चल रही है। ठीक है, ये r हो गया आपका, इस वाले रेट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब बात करते हैं, पहला जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसमें n इक्वल टू कितना रखूंगा मैं, 0 रखूंगा। ठीक है ना, तो अब करते हैं यहाँ पे 1 बाय 1। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं अपने पॉइंट से। तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, यहां तक तो मैं कर ही चुका हूं रेट। ठीक है ना, इससे रेट उठा लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास r टू द पावर 0। क्यों, n इज इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब इसको ठीक है, dr ओवर dt, आपको पता है रेट को लिख सकता हूं मैं। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, रेट क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि नीचे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास रेट कांस्टेंट, और ये हो गया r टू द पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, क्लास 1 होता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा dr ओवर dt इक्वल टू k। क्यों, x की पावर 0 इक्वल टू 1। इस तरीके से मैं सोच रहा था, आपको बेसिक नॉलेज में दे देता। तो मैं जैसे जैसे छोटी मोटी चीजें लिखता रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ k बचेगा। चलो dt को उधर लेके चलता हूँ, dr इक्वल टू k dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटेड लॉग है ना। इसको देखो, इतना छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं इसको इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन का साइन आगे लग जाएगा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लास यहाँ पर एक चीज की थोड़ा सा, अच्छा जब मैंने रेट यहाँ पर जो मैंने रेट लिया था, अगर मैं रिएक्टेंट को देख करके लूं, तो मैंने आपको पहले बताया था रिएक्टेंट किसमें आता है, माइनस में। तो उस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए रेट कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगा, इसके लिए क्या लगा दूंगा, माइनस का। ठीक है ना, तो यहाँ पर लगाना भूल गए थे, जिससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो पॉजिटिव करने के लिए माइनस dr ओवर dt। ठीक है, इस माइनस को जो मैं यहाँ पर ये आ गया आपका, और इस माइनस को मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है ना, उधर आ गया। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो मेरे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका तो जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेट होता है उसका डायरेक्ट ये आता है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो माइनस का ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका t आ जाएगा और प्लस यहाँ पे i मैंने लिख दिया है, क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो i आएगा आपका वो आ जाएगा। अब एट टाइम t इक्वल टू 0 जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रही होगी वो क्या रही होगी, r0। भाई जब टाइम स्टार्टिंग नहीं हो तो रिएक्टेंट अपने पूरे उसमें रहेगा 100%। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एट टाइम t इक्वल टू 0 r जो रिएक्टेंट साइड होगी वो क्या हो जाएगा, r। तो बस की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास r। ठीक है, इसमें वैल्यू रख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ये पूरा 0 हो जाएगा और इक्वल टू i। तो i मेरा कितना आ गया, r0। ठीक है ना, r की जगह मैंने r0 रख दिया और t की जगह 0 रख दिया, तो ये पूरा टर्म तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा, i इक्वल टू r0। अब पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन, जब मैं फर्स्ट में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस kT और प्लस r0। ठीक है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, रिअरेंज कर लेते हैं। इसको मैं इधर लेकर के आ जाऊंगा, पॉजिटिव को लेकर इसको उधर लेकर चला तो नेगेटिव में। तो जब मैं इसको उधर लेकर के आया तो kT इक्वल टू r0, अब इसको उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, यहां से अगर मैं रेट कांस्टेंट को बोलूं तो कितना हो जाएगा, r0 माइनस r t प्लस ये आपने। ठीक है, किस केस के लिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रेट। तो मतलब कि डिपेंड करेगा। अभी जब हम फर्स्ट ऑर्डर का कराऊंगा ना, फिर देखते हैं उसमें इसमें कितना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास जीरो ऑर्डर के। तो ये मैं 1 बाय 1 यहाँ पे लिखते रहेंगे, इसकी जरूरत में आगे पड़ेगी। जब मैं हाफ लाइन पर आऊंगा तो मैं डायरेक्टली फिर ये भी आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका।
एक चीज और, अगर यहाँ पर कई बार इस तरीके से भी रहता है कि सपोज अगर ये है आपका रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, अगर ये ए था, मोल पर लीटर के केस में कर रहा हूं मैं, ए मोल पर लीटर, किसमें, मोल पर लीटर, ये ए, अगर तो ये इनिशियल में प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू t में क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें से मोल निकलेगा x, और कहां बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर। अब जब मैं देखो ये वाली दोनों के दोनों आप देख लो ना, आर नॉट, अगर मैं यहाँ पे से निकाल लूं आर नॉट माइनस आर, चलो तो आर नॉट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, ए, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस एक्स, इसको बोलो जरा ए माइनस ए प्लस एक्स, ये कर दिया, कितना आ गया आपके पास एक्स, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को इसमें कैसे लिख सकता हूं, ए को एक्स अपॉन टी, तो ये भी वही है अल्टरनेटिव, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, और कहीं पे ये देखने को मिलेगा आपको, ये भी वही है, ठीक है ना, कितना मोल निकला ये मैंने आपको बता दिया, आर नॉट माइनस आर, इस तरीके से, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अब मैं चलता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे, ठीक है, इसको साफ कर देता हूं। तो अब चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जनरल इक्वेशन से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी रख दूंगा, 1 रख दूंगा, इसी उसमें एन की वैल्यू 1 रखने पे क्या आ जाएगा मेरे पास, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और आर की पावर इस बार 1 है, 0 होती तो 1 हो गया था ना पूरा होल पावर, तो ये वाला आर तो हट ही गया था, देख लो आपका यहाँ पर जो आर था ये 0 रखूंगा, ये आर यहाँ से हट ही गया, इस बार फर्स्ट ऑर्डर का एल इक्वल टू 1, तो इस बार आर मेरे पास रहेगा, कंसिस्टेंसी रिएक्टेंट ये वाला रहेगा, ठीक है ना, मतलब इसकी पावर एन इक्वल टू 1 रख दिया, क्लियर है। चलो रेट निकाल लेते हैं, वहां पर हम थोड़ा माइनस लगाना भूल गए थे, यहाँ पे माइनस क्यू लगा के मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था रिएक्टेंट को पॉजिटिव करने के लिए, dr ओवर dt इक्वल टू k, और ये आ गया कंसिस्टेंसी रिएक्टेंट, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो dt को उधर भेज देते हैं, माइनस dr ओवर ये r यहाँ आ जाएगा, ये k है यहाँ पे माइनस को उधर ही लगा देते हैं, dr ये बिग ब्रैकेट है, जल्दबाजी में देख लेना, ये बिग ब्रैकेट माइनस इधर आके a यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, dr माइनस कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से टाइम। अब आपको यहां पर एक चीज को ध्यान देना, dx ओवर x का जब भी इंटीग्रेशन होता है तो नेचुरल लॉग क्या आता है, x इस तरीके से हम, ठीक है, ये भी हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा इसको, ये डी नहीं लगाना, ठीक है ना, इस तरीके से dx ओवर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाता है x, तो अब मैं इसके इंटीग्रेट करूं, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, कंसिस्टेंसी r, ये हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस kt प्लस i क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। फिर वही कर लेते हैं इसको, अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0, तो जो r की कंसंट्रेशन होगी वो अपनी कंप्लीट फॉर्म में r नॉट होगी, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास क्लास, सॉरी देखो जल्दबाजी में बार बार ln नेचुरल लॉग लगाना भूल गया था, ln, ठीक है, ln इंडिकेट फॉर द नेचुरल लॉग, और आपको पता है जब हम सॉल्व करते तो नेचुरल लॉग को हम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बेस करेंगे, पहले मैं ln को लेकर के चल लेता हूं, उसके बाद लास्ट में चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ln इक्वल टू माइनस, यहाँ ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, ये हो गया 0 प्लस i, मतलब i की वैल्यू हम पे ये आ गई, पुट कर दो इसको, तो अब मैं इस वाले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ln कंसंट्रेशन हो जाता है माइनस kt प्लस ln कंसंट्रेशन ऑफ r, ठीक है। फिर से वही करते हैं, माइनस kt को उधर लेकर के आ जाता हूँ, इसको उधर ले आता हूँ, जबकि माइनस kt इधर आएगा तो प्लस का हो गया, यहाँ पर क्या है नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फिर वही रेट कांस्टेंट को इधर रखते हैं, k हो जाएगा ln r नॉट माइनस ln r अपॉन t, ये रिलेशन आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है क्लास। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशन। अब इसी को मैं क्या करूंगा, नेचुरल लॉग को चेंज कर देते हैं, तो एक रिलेशन हमारे पास यहां पर से आ जाएगा, ये देखो मैं बता रहा हूं, ln की अगर मैं बात करूं तो ln x माइनस ln y, इसको मैं क्या लिखता हूं ln x अपॉन y,
इसी को करके चेंज करो तो क्या हो जाएगा, यहां से कर लो। तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ln, ठीक है, और r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r, और पूरे के नीचे क्या है, t, तो ये t यहां लगा दो 1 अपॉन t, ठीक है ना, t तो नीचे था, इस तरीके से यहां पे कर देंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि लॉग नेचुरल को सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं इसको जब बेस 10 में बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है, लॉग बेस 10 r नॉट ये 1 अपॉन t है, ठीक है, यहां पे कितना है कंसंट्रेशन ऑफ, क्लियर है बस। तो ये वाला मेरे पास जो फॉर्मूला आ गया, ये किसके लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, ठीक है। एक बार आप देख लो उसको, इस तरीके से उसको सॉल्व। तो मेरे पास एक तो जीरो ऑर्डर के लिए ये रहा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास ये आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आ गया, जीरो ऑर्डर के लिए ये रहा, ठीक है, रेट कांस्टेंट। अब आप, ठीक है, लॉग आर नॉट, चलिए इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को अगर मैं इसके फॉर्म में लिखना चाहूँ, मोलकुलेटर की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इसमें प्रेशर को मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इसी में देखना आप क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इस वाले की इक्वेशन है ना, इनको रहने देंगे, बाद में बाकी से बढ़ा दूंगा। इसी इक्वेशन में अगर मैं r नॉट की जगह लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, r नॉट मेरा कितना आता है, ये ना r नॉट पहले क्या है ये, और r की जगह मैं लिखूंगा a माइनस s, तो यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस s, थोड़ा किसी फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको। तो मैंने किसी फॉर्म में मोल प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, पहले मेरे पास a थी ना, कुछ देर के बाद हमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला है क्लास 11 में, कुछ देर के बाद अगर रिएक्शन हम निकलेंगे तो वही क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। और अगर मैं टाइम t पे देखूं तो a माइनस है, t पे मतलब कि r नॉट पे मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, a थी, अब कुछ टाइम के बाद a माइनस है, तो देख लो आप इनिशियल कंसंट्रेशन r नॉट पे a और r पे मैंने a माइनस है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। एक आता है हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड है, उसको मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में गैस फेज के लिए। तो मैं पहले इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, और जो इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको रहने दूंगा, एक इसको रहने दूंगा, इनको लेकर के मैं हाफ लाइफ पीरियड भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी मैं बोर्ड में साफ कर देता हूं। तो ये बाकी मैंने साफ कर दिया, बस इनको रहने दिया। अच्छा, एक आपके पास है गैस फेज के, ठीक है। तो अगर मैं गैस फेज के यहां पे निकालूं तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर निकालने के लिए इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैस फेज, ये मैं इसे क्यों बता रहा हूं, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आएगा तो बड़े मार्क्स में आता है, हाई मार्क्स में, ठीक है। तो गैस फेज में देख लेते हैं, मैं कोई भी क्वेश्चंस अगर मैं ये कर लूं, तीनों ही गैसेस फेज में मेरे पास बन गया, ठीक है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं टाइम t इक्वल टू 0 पे, तो जो प्रेशर होगा इसका वो कितना होगा, इसका p i इनिशियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और तो उसी टाइम पे जो बाकी में दोनों को प्रेशर नहीं होगा, क्या 0 और अगर मैं बात करूं एट t इक्वल टू t टाइम पे, तो इसमें से क्या होगा, अगर इसमें से x निकले, x एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकला, तो यहां कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसी से निकालते हैं अपना ये वाला फॉर्मूला को फर्स्ट ऑर्डर रख दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं रेट कांस्टेंट करूं 2.303 अपॉन t, देखो जरा लॉग r नॉट मतलब इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा p i, और जो r है वो क्या हो जाएगा इसके लिए a के लिए, तो यहां पर मैं कर दूंगा p, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, पी आई निकालना है, और एक क्या निकालना है मुझे इनिशियल, और ठीक है ना, इनिशियल तो पी आई लिख दूंगा मैं यहाँ पे, आर नॉट की जगह शुरू में था और इसके जगह में, तो चलो निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल प्रेशर पी टी की बात करूं, तो सबको आप ऐड कर दो, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, इसमें से करके कितना बचेगा, पी आई प्लस एक्स, और अगर मैं यहां से x की बात करूं तो आप क्या करोगे, इसको उधर लेकर जाओ, p टोटल माइनस p इनिशियल, इस रिलेशन को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है।
इसको मैं ऐसे रखता हूं। अब अगर मैं बात करूं इस वाले पी आई ना, ये आपका एक्स आ गया और ये क्या आ गया आपके पास पी आई। चलो अब इसको निकाल के रख देते हैं, एक्स निकाल दिया। पी अगर मैं बात करूं तो ये पी ए के लिए तो ये था ना, ठीक है, एट टाइम टी से तो कितना हो जाएगा पी आई माइनस एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखूं तो प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा पी आई माइनस, इसको रख रहा हूं मैं, पी टोटल माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, ये पीटी कर दूं वैसे, ये काम करते हैं, ये प्लस हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टोटल, ये क्या है पी ए, ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसको और इसको और पी आई को मैं इस वाले क्वेश्चन पर रखता हूं, तो क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट गैसेस फेज के लिए करा है 303/T log, और यहां पर क्या हो जाएगा P initial अपॉन 2P initial माइनस P, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर अगर आप न्यूमेरिकल कर दो तो ये 2P आ रहा है, ये आपको फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, वहां पर इतना नहीं दिखाना, वहां पे डायरेक्ट रेट वाला फॉर्मूला यूज करना, आपको सब दिया जाएगा। वो जो क्वेश्चन है उसमें टोटल प्रेशर भी दे रखा नहीं देगा, वो तो सबको ऐड कर देगा निकल जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी भी हमने ध्यान रखना है किसमें गैसेस, ठीक है क्लास। चलिए ठीक है, तो अब मेरा लास्ट है आज का टॉपिक हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। तो मैंने आपको लिख दिया द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज द टाइम, वो टाइम जिसमें जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी हाफ हो जाए, उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही न्यूमेरिकल आता है, आराम से हो जाता है, सबसे इजी टॉपिक अगर मैं यहाँ पर बोलूं। अब कुछ नहीं करना, आपने जब सारी चीज निकाल के आंसर देनी, अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एट टाइम t इक्वल टू 0 पे था, भाई t इक्वल टू 0 पे क्या था, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की थी वो पूरी थी। अब वही चीज इसको जो हाफ लाइफ इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय जो मैं टाइम लूंगा क्या लूंगा t 1/2, कई बार ऊपर पे लिखा था उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, t हाफ। तो अगर मैं बोलूं आपसे एट टाइम t इक्वल टू t हाफ, तो जो रिएक्टेंट इनिशियल होगी वो क्या हो जानी चाहिए, उसकी आधी हो जानी चाहिए। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूं तो ये हो जाएगा R0/, ठीक है। मतलब जो टाइम है ना जो आपका, उसको आपने हाफ करा, वो तभी t हाफ कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड तभी कहलाएगा जबकि कोई भी इनिशियल आपने जो प्रोडक्ट अपना जो कुछ भी सब्सटेंस स्पेसिस ली है उसकी कंसंट्रेशन ठीक आधी होगी, उसी टाइम को आप पाएंगे हाफ, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब आप 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रख के देख लेते हैं, और 0 ऑर्डर मैंने फॉर्मूले वहां में पहले लिख दिए थे। 0 ऑर्डर का क्या था, K R0 माइनस R अपॉन T, ठीक है। तो बस 0 ऑर्डर के लिए क्या करना है, मैंने T इक्वल टू क्या रखूंगा T हाफ, और जो R है हमारे पास वो क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, तो क्या कर दूंगा मैं R0/2, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर आपका 0 ऑर्डर फिल आ जाएगा। तो K इक्वल टू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ R0 माइनस R1/2 अपॉन T। जब आप इसको ऐसे में लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पूरा ऐसे आ जाएगा, 2R में से आ गया R बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास R0/2T, ये हो गया इसके लिए T हाफ, इसको T हाफ करना है, ये भी T हाफ। तो अगर मैं यहाँ से तो एक काम करता हूँ, इसको गौर से करता हूँ, T हाफ को इधर लेकर के आता हूँ, तो क्या बचेगा आपके पास R0 और यहाँ पर 2, और सही ना, एक ये वाली क्वेश्चन आपके ध्यान दें, तो ये आ गया 0, ठीक है। तो आप या तो डायरेक्टली याद कर लेना, ये निकालना कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फटाक से इसको रिएक्शंस को सॉल्व करो, वहां पर क्या रखो टाइम की जगह यहाँ रख दो, और जो कंसंट्रेशन उसको आधा कर दो, याद है, या डायरेक्टली याद करो, ठीक है। डायरेक्टली याद करना आसान करते हैं, ये तो हमारे पास फॉर 0 ऑर्डर। अब मैं बात करता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालूं तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन मेरे पास आगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेट कांस्टेंट इक्वल टू K कितना हो जाएगा 2.303, और क्या यहाँ पे अपना T log क्या रखूंगा मैं A वाली से क्या बोलते हैं R0/R, ठीक है। तो बस एट टाइम T को मैं क्या रखूंगा T हाफ, और जो R है मेरे पास कंसंट्रेशन उसको मैं क्या रखूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन का R, आप यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, अच्छा T को इधर लेकर के आ जाओ, तो T हाफ के नीचे आ गया 2.303 K। अब बात करते हैं इस वाले की, लॉग, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग R0, और ये हो जाएगा लॉग
R0/2, तो 2 कहां जाएगा आपके पास ऊपर, भाई R0/2 था ना, 2 ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये तो गया, क्या बचा log 2, 2.303/k और log 2। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, हम log टेबल से देख लेंगे। log 2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 0.3010, 3010। मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा, उसमें मैं आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना सीखूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे बेस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दी, तो अब आप इसे रख दो, ये आ गया T 2.303 के 0.3010। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा हमारे पास 0.693 अपॉन ये क्या आ जाएगा K। तो ये रही आपकी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया हाफ लाइफ वो 0 ऑर्डर के लिए। अब जो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये चीज देख लो, जो हाफ लाइफ पीरियड है 0 ऑर्डर पे तो टोटली डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, लेकिन जब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहा हूं तो यहां पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चंस भी आता है भाई, तो आप इसको सॉल्व करके बता देना। इससे हम बता सकते हैं कि जो हाफ लाइफ पीरियड है किसकी 0 ऑर्डर का, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स सारे फिनिश हो गए। मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको करके बता देता हूँ, आई होप आपकी सब समझ में आ गया होगा। सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ दिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक आध ग्राफ में अभी यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ग्राफ बता देता हूँ, जितनी भी चीजें हमने अभी तक सीखी है, कोई से भी ग्राफ बनाने के लिए, जैसे कि देखो मैं ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है, जो टी हाफ का है, ये हाफ लाइफ पीरियड में बता रहा हूँ आपको। पहला मैं बता रहा हूँ आपको 0 ऑर्डर के, ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये होगा 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर में क्या देख रहा है, जो मैंने ये बताया ना हाफ लाइफ का, जो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 के। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसके लिए कैसा ग्राफ बनता है थोड़ी देर पहले। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसी कहीं भी ग्राफ अगर आपसे बनाने के लिए पूछा जाए, या आपको ध्यान रखना चाहिए बस इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होने से क्वेश्चन वो सीधा बनेगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूं टी हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, तो यहां पर देखो जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट, नो रिलेशन, कांस्टेंट। आप पढ़ाते चले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ग्राफ का ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ग्राफ बनाने कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ग्राफ कैसे बनाना है, मैंने आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद आप दोबारा आसानी से बना लेंगे। जो रेट और इनिशियल क्या है, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो मेरी कोई सी भी रिएक्शन थी वो किस पे कैसे थी, यहां दिख रहा है, क्या कर रहा था मैं, याद है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और किसके, रिएक्टेंट की पावर n। अब अगर 0 ऑर्डर किसपे, मैं 0 लगाता हूं तो 1 हो जाएगा, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, उसमें डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑर्डर की, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब रेट और इसके बीच में क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो n इक्वल टू 2, मतलब किसी का भी इसका तो भी इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके लिए भी यही आएगा। अगर मैं बात करूं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तो भी क्या होगा, r n की r n बराबर 3 हो जाएगा, तो r की q, मतलब इसी के सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही तो है, उसी के डायरेक्टली तो है सामने। अब चाहे उसकी पावर कितनी गई, तो क्या है, तो इस केस में सबके लिए कैसे ग्राफ कैसे करेंगे, तो ये ग्राफ क्वेश्चन आपको क्लियर हो। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था ग्राफ कैसे बनता है। 2 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई होप इसके बाद आपका सारा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस बनता है न्यूमेरिकल बेस बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चंस बनता है, छोड़ के नहीं आना, करके आएंगे से इजीली, आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पढ़ने से कैलकुलेट का हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ तो पहले ही आपको याद हो जाना चाहिए कि हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। स्पेसिफिक रेट क्वेश्चन 2 मिनट 43, मैं एक करके बताऊंगा, बाकी आप लोग ठीक है। यहाँ पे 0.693 अगर इसमें निकालोगे तो 200 रख दो, रेट कांस्टेंट दे देना। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जब से सॉल्व करोगे हो जाएगा 3.465 into 10 की पावर, ये कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ -3 सेकंड, ठीक है, -3 सेकंड। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से 2 को रखेंगे तो मिनट में आ जाएगा, और ये को रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज कितना, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ, ठीक है। तो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
99% दुगना होगा T 90%। तो बस मैं एक बार 99% निकाल लेता हूँ, 90% निकाल लेता हूँ, दोनों को डिवाइड कर लूंगा, किसके लिए बोल रहा है? equal to 90% is twice that of this one, ठीक है। तो अब पहले कर लेते हैं हम, पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल के बताते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर देख लो आप लोग, K टी हाफ का निकाल लेते हैं। टी हाफ इक्वल टू, चलिए काम करते हैं, फॉर्मूला लिख देता हूं, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट बाई इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब वन बाय वन यहाँ पे निकाल के बताते हैं। इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर मैं बोलूं, इनिशियल कंसेंट्रेशन में जो हूं R नॉट को क्या ले रहा हूं, A ले रहा हूं, ठीक है ना। और जब 99% जो कंप्लीशन हो गया इसका, तो जो R निकलेगा हमारा 99% कंप्लीशन, तो यहां पर जो मेरा जो R निकलेगा वो कितना हो जाएगा, A माइनस 99% ऑफ A, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0.01 इस तरीके से मैंने क्या निकाल दिया। अब आपने इसमें वैल्यूज भी पुट कर दी, ठीक है। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा T, ये हाफ जो भी है ना 99% कर देता हूँ, 99% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2.303 अपॉन K लॉग A अपॉन 0.01 K, ठीक है ना। A से कट गया, कितना है 2.303 K लॉग, ये कैसे घटाऊंगा पर 2 जीरो लग गया ना, मतलब लॉग, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 100 को 10 की पावर 2। अब क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि भाई log x की पावर n, तो n log x, तो ये हो जाएगा मेरे पास T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू 2 log n, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू 2 T 99%। इक्वेशन नंबर 1। अब इसे 2 से इंटू कर देखते हैं, अगर वहां पर वही आएगा तो डायरेक्टली मैं 2 की वैल्यू इसे ले रहा हूं, ठीक है। चलो अब कहां पे सॉल्व करें, यही सॉल्व कर दो ना ऊपर। दूसरा क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चंस में दे रखा है वो है 90 का, तो 90 का भी सेम इसी तरीके से निकाल लो। तो जो R0 होगा उसमें 40-90%, दूसरी चॉकलेट लेते हैं जरा यहाँ पे, फटाफट करके मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल कंसेंट्रेशन A है, तो जो T90% कब होगा, जब इसका रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, इतना निकल जाएगा इसमें से। तो A है, A माइनस 90% किसका, A का। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा 100 से 90 के 10, है ना। इसको जो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ सॉल्व करके, ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 है ना, 0.1 ये आगे मेरे पास आ, ये दोनों की वैल्यू आप वहां पे रख दो, तो कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन लेकर के आ रहा हूं, T 90% इक्वल टू 2.303 K, है ना, log A अपॉन 0.1 A, एक से कटा ये हटा ऊपर 10 आ गया, log 10 तो 1 ही होगा, 2.303 K और 1 है ना, T 90%। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो आप चलो इन दोनों कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2.303 अपॉन K, इसकी जगह मैं T90 रख रहा हूं, तो जब मैं इसको रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, T 99% और इतने की जगह ये वाला पोर्शन की जगह मैं रखे T90% और ये 2 है, तो 2 आगे लगा तो 2 जब देखने ये प्रूफ करना है T90 290, ठीक है। हो गया आपका ठीक क्लास, ये न्यूमेरिकल कर दिए, ठीक है, इससे रिलेटेड। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो कोई सा भी टॉपिक अगर कोई छूट गया है या आपकी समझ में नहीं आया उसको दोबारा बताना, तो भी मुझे बता सकते हैं।
इसके बाद अपना आज का टॉपिक खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।